नमस्कार, इंडिया टीवी पर सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों से। उत्तर प्रदेश के किसानों को आज मिल सकती है बड़ी राहत। योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज। किसानों के कर्ज माफी सहित कई मुद्दों पर होगा फैसला। कर्ज माफी को बीजेपी ने किया था चुनावी घोषणा पत्र में शामिल। पीएम मोदी और अमित शाह ने किया था प्रचार के दौरान वादा। यूपी सरकार पर पड़ेगा 40,000 करोड़ का बोझ, केंद्र करेगा मदद। यूपी में बेसिक शिक्षा को दुरुस्त करने का सीएम योगी का निर्देश। कैबिनेट की पहली बैठक से पहले सीएम योगी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ देर रात तक की बैठक। सुन्नी वक्फ जमीन घोटाले में आजम खान पर लटकी सीबीआई जांच की तलवार। कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला। अमर सिंह बोले, वक्फ घोटाला आजम के बड़े करप्शन का छोटा हिस्सा। इंडिया टीवी के स्टिंग ऑपरेशन गोहत्या का बड़ा असर। मीट कारोबारी वकील कुरैशी के घर पुलिस का छापा। लियाकत अली पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। बीफ पर पाबंदी के पक्ष में आए अजमेर दरगाह के दीवान। कहा, कभी नहीं खाएंगे बीफ। लोगों से भी अपील करेंगे कि ना खाएं बीफ। दीवान बोले, 3 तलाक खत्म होना चाहिए। यूपी के बरेली, कानपुर, मैनपुरी और आगरा में शराब की दुकानों का विरोध। महिलाएं सड़कों पर उतरी। शराब दुकानों में की तोड़फोड़ और आगजनी। रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानों का विरोध। हाईवे पर शराब बैन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राजस्थान के जयपुर में भी दिखा असर। पुलिस ने बार पर मारा छापा। जब्त की शराब की बोतलें। बार मालिक के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के बरेली में 3 लड़कियां होने पर पति ने पत्नी को दिया तलाक। पीड़ित ने ट्वीट कर सीएम योगी से किए ट्रिपल तलाक को खत्म करने की मांग। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर निजी केस के लिए सरकारी पैसा मांगने का आरोप। दिल्ली सरकार ने एलजी को लिखी चिट्ठी। सरकारी खजाने से मांगे 3.86 करोड़ रुपए। जेटली मानहानि केस में लीगल फीस का पैसा मांगा। यूपी के गाजियाबाद में ड्रम में डूबकर 3 बच्चों की मौत। खेलने के दौरान गायब हो गए थे बच्चे। पुलिस ने गोदाम मालिक को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। मुरादाबाद में नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़। रेड में लाखों की नकली दवाइयां। ब्रांडेड कंपनी के रैपर जब्त। हिरासत में 4 लोग। जांच के लिए भेजे गए दवाओं के सैंपल। गुजरात के गांधीनगर में सड़क पर फूटा ससुर का गुस्सा। गर्भवती महिला की पिटाई से नाराज उसके पिता ने लाठी से की दामाद की पिटाई। आरोपी पर दहेज की खातिर टॉर्चर का आरोप। पुणे में एमबीए की छात्रा पर धारदार हथियार से हमला। आरोपी ने एक तरफा प्यार में दिया वारदात को अंजाम। बीजेपी विधायक की बेटी है पीड़ित छात्रा। पुलिस ने आरोपी को दबोचा। कोलकाता में बार में महिला से बदसलूकी और मारपीट। पार्क स्ट्रीट इलाके के एक बार में पति और दोस्तों के साथ आई थी महिला। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। कर्नाटक के उडुपी में डीएम और असिस्टेंट कमिश्नर का पर जानलेवा हमला। रेत माफिया ने कार को घेर कर हमला किया। पुलिस को जानकारी दिए बिना निजी गाड़ी से रेत डालने पहुंची थी दोनों महिला अधिकारी। 6 उत्तर भारतीय समेत 14 गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में मामूली विवाद में 2 गुटों में झड़प। एक की मौत, 3 घायल। पानी के छींटे पड़ने पर हुआ विवाद। हत्या के सभी आरोपी फरार। श्रीनगर के पांठा पर सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला। 1 जवान शहीद। सीआरपीएफ की 97वीं बटालियन के जवान जा रहे थे श्रीनगर। 6 जवान और गाड़ी का ड्राइवर जख्मी। गांधरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली। फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी और आरएसएस पर साधा निशाना। कहा, यूपी में सबसे ज्यादा मुसलमान, वहां एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन में हो सकती है भारी बारिश और बर्फबारी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कश्मीर में बुतोते किश्तवाड़ हाईवे पर लैंडस्लाइड। 3 लोगों की मौत, 4 जख्मी। कानपुर देहात में जंगली भालू के रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई। रिहायशी इलाके में घुसा था भालू। वन विभाग की टीम ने खेतों में जाल की मदद से पकड़ा भालू। स्थानीय लोगों ने भी की मदद। वडोदरा में ड्रामा थिएटर में हर नाटक शुरू होने से पहले बजेगा राष्ट्रगान। थिएटर एसोसिएशन ने लिया फैसला। तत्काल प्रभाव से किया राष्ट्रगान बजाने के फैसले को लागू। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग मेट्रो स्टेशन पर धमाका। 10 की मौत, 50 से ज्यादा घायल। हमले को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया भयावह। कहा, पूरी दुनिया में हो रही भयावह घटनाएं। न्यूजीलैंड के रोड एक्सीडेंट में 2 युवकों की मौत की खबर आई। लुधियाना में दोनों युवकों के घर पर मातम का माहौल। परिवार ने जांच की बात की, सरकार से मांगी मदद। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने गंगा आरती में लिया भाग। सफेद रंग के सलवार कुर्ते में नजर आई। आज शाम योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक है। आज किसानों की कर्ज माफी पर योगी आदित्यनाथ बड़ा फैसला का ऐलान कर सकते हैं। इससे काफी किसानों को फायदा होगा। करीब 35 से 40 हजार तक किसानों का कर्ज माफ हो सकता है।
कर्ज नहीं दे पाते, अभी भी कुछ वो तो कुछ हुआ नहीं है। इसको किस प्रकार से अदा करेंगे, अदा नहीं कर पाएंगे, कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। कहाँ से जमा करें, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें पालना मुश्किल पड़ रहा है। कुछ मुआवजा नहीं मिला और बाप की प्रॉपर्टी के लिए खुद लेखपालों ने 30-35 हज़ार रुपए ले लिए। बैंकों से भी कर्ज लिए हुए हैं, लेकर काम कर लिए, ब्याह शादी कर लिया, जो देने की क्षमता नहीं हो रही। ये वो किसान हैं जो सालों से कर्ज के बोझ तले डूबे हुए हैं। बैंक से कर्ज लेकर खेती में लगाई, लेकिन अब हालत बदतर है। उत्तर प्रदेश में योगी राज आने के बाद किसानों में पहली बार उम्मीद की किरण जगी है। गले तक कर्ज में डूबे किसानों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री किसानों के दर्द को सुनेंगे। हाँ, उम्मीद तो 100% है कि योगी जी वादा किया उसे निभाएंगे। आशा का 110% उम्मीद है कि योगी जी हम लोगों का कल्याण करेंगे, इसीलिए हम लोग योगी की जो है चुने हैं। बढ़िया रहेगा सरकार अगर माफ करती है योगी जी, तो पहले माफ करती तो पिताजी हमारे शायद आज मौके में होते थे, अब फिर भी अच्छा। किसानों को राहत की सांस मिल जाएगी। हम बड़ी जिज्ञासु हैं कि हमारी गवर्नमेंट मदद करे और हमारा साथ दे। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए आज से अच्छे दिन की शुरुआत हो सकती है। आज शाम योगी कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। खबर है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के किसानों से चुनाव के दौरान किए गए वादे पूरे करेंगे। पहली बैठक में मुख्यमंत्री कई बड़े फैसले ले सकते हैं, जिनमें सबसे बड़ा फैसला किसानों की कर्ज माफी का होगा। बीजेपी ने इसका वादा अपने संकल्प पत्र में भी किया था। निश्चित रूप से हमने संकल्प लिया था और संकल्प पत्र इसके लिए जारी किया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से पहले इसकी घोषणा की थी कि जो दुखद स्थिति नेचुरल कैलेमिटी के कारण से, जब हमने जनता के बीच में संकल्प लेकर के कहा है कि हम इसको करेंगे, और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, आदरणीय अमित शाह जी ने भी कहा था, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार उसको करने के लिए कृत संकल्पित है और उसको करेगी। उत्तर प्रदेश में 1,85,00,000 सीमांत और 30 लाख लघु किसान हैं। इन पर 62,000 करोड़ रुपए बकाया है। खबर है कि जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है और उन्होंने बैंकों से लोन लिया है, तो योगी सरकार उनका कर्ज माफ कर देगी, लेकिन सिर्फ फसली कर्ज माफ किया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर किसान ने फसल उगाने या खाद खरीदने, बीज खरीदने के लिए कर्ज लिया है, तो वो कर्ज माफ किए जाएंगे। छोटे किसानों का 35 से 40 हजार रुपए का कर्ज माफ किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार किसानों का पूरा कर्ज एक बार में माफ करेगी। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का कहना है कि किसानों की कर्ज माफी के बारे में सभी विकल्पों पर विचार किया गया है। इसके लिए आपको इतना पैसा का इंतजाम करना पड़ेगा, तो सरकार कैसे फंड्स ला रही है, क्या तरीका होगा कर्जा माफ करने का? अब वो तरीके ढूंढे जा रहे हैं और वो अनेक विकल्प हैं, तो उन विकल्पों को चर्चा होने के बाद ही वो फाइनल अंतिम स्वरूप जाना है, और वह जो है वो सामूहिक निर्णय है। हालांकि योगी सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के खजाने पर 40,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। खबर है कि इसके लिए योगी सरकार केंद्र सरकार से कर्ज लेने की योजना पर काम कर रही है। केंद्र सरकार इस कर्ज को GSDP यानी सकल घरेलू उत्पाद से बाहर रखेगी, ताकि राज्य सरकार के पास दूसरी विकास योजनाओं के लिए कर्ज लेने की गुंजाइश हो। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने यूपी सरकार को इस पर अपनी सहमति दे दी है। हम लोगों ने पूरी योजना के तहत मैंने इसको प्लान किया है। उसकी सारी विस्तृत रूपरेखा में कैबिनेट के सामने रखूंगा। उनके अप्रूवल के बाद उसका एग्जीक्यूशन शुरू कर देंगे। योगी सरकार के कर्ज माफ करने का फायदा उत्तर प्रदेश के 80 लाख किसानों को होगा, लेकिन एक डर इसका भी है कि उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी सरकार किसानों की कर्ज माफी करेगी, तो पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात जैसे दूसरे राज्यों से भी किसानों की कर्ज माफी की ऐसी ही आवाज बुलंद हो सकती है। इंडिया टीवी के लिए लखनऊ से रुचि कुमार की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान पर वक्फ जमीन घोटाले में सीबीआई जांच की तलवार लटक रही है। सेंट्रल सुन्नी वक्फ काउंसिल की रिपोर्ट में आजम खान को दोषी पाया गया। उन पर वक्फ की जमीनों को कब्जा करने के साथ साथ मस्जिद, मदरसों और यतीम खानों को तोड़ने का भी आरोप लगा। यह रिपोर्ट सेंट्रल वक्फ काउंसिल के चेयरमैन और माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी को सौंप दी गई है। मान गए घोटाला-ए आजम, यतीमों को किया बेघर, कब्र के साथ की बेअदबी, मस्जिद मदरसों को भी नहीं बख्शा। वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट में खुलासा। अखिलेश यादव की 5 साल की सरकार में आजम खान ने जितने घोटाले किए हैं, एक एक कर सबकी परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है, जिसमें आजम की हर काली करतूत का पूरा हिसाब दिया गया है। सबसे पहले बात रामपुर में तोपखाना रोड पर बने यतीम खाना वक्फ नंबर 157 की, जिसकी जमीन पर बुलडोजर चलवाकर आजम खान ने कब्जा कर लिया। आजम ने अपने खास पुलिस अफसर आले हसन को मुतवल्ली यानी केयरटेकर बनवाया। मौलाना अली जौहर ट्रस्ट के लिए 1 रुपए सालाना पर जमीन ली। ट्रस्ट की मालकिन आजम की बीवी तंजीम फातिमा है। ये जमीन 50 करोड़ रुपए की है, जिसका किराया 50 लाख रुपए महीने है। इसके बाद आले हसन ने यतीम खाने पर बुलडोजर चलवा दिया। 50 साल से रहने वाले 32 परिवार सड़क पर आ गए। रिपोर्ट के पेज नंबर 21 पर रामपुर में वक्फ नंबर 72 मस्जिद कोना पर किए गए कब्जे का जिक्र है। यह जमीन कब्रिस्तान की थी, जिसे आजम खान की पत्नी के ट्रस्ट को दे दिया गया। यह जमीन भी 1 रुपए सालाने के लीज पर दे दी गई। 4 मंजिला कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की मंजूरी ली गई। कब्रिस्तान से 200 ट्रक मिट्टी निकाली गई। कब्र की हड्डियों को फिकवा दिया गया। इस मिट्टी से अली जौहर यूनिवर्सिटी के पार्क भरे गए। 200 साल पुरानी मस्जिद का हिस्सा भी ढहा दिया गया। रिपोर्ट के पेज नंबर 24 पर बताया गया है कि आजम ने किस तरह ईदगाह की जमीन पर कब्जा किया। वक्फ नंबर 204 ईदगाह लैंड टाटा रामपुर की 7 एकड़ जमीन 1 रुपए किराए पर 30 साल की लीज पर ले लिया गया। आजम खान ने लीज के लिए गैर कानूनी तरीके से असिस्टेंट सेक्रेटरी को अपॉइंट किया, जिसने 1 रुपए सालाना के तौर पर आजम के ट्रस्ट को यह जमीन लीज पर दे दी। ये रिपोर्ट माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी के पास पहुंच गई है। नकवी ने साफ कर दिया है कि जांच होगी, बचेगा कोई नहीं। उसके बारे में जांच चल रही है और कई रिपोर्ट्स जो अभी आई हैं वो तो बहुत फिट केस दिखता है सीबीआई का। हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं कि उसमें क्या आगे करना है, लेकिन निश्चित तौर से जो वक्फ माफिया हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा कोई हो, वो छोड़ा नहीं जाएगा। वक्फ बोर्ड में आजम खान के घोटाले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी सख्त है। जो औकाफ बेचे गए हैं उसके 100 करोड़ तकरीबन उन्हें वहाँ आजम खान साहब को पहुँचाया यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि सिर्फ एक वक्फ जो है वहाँ का सहारनपुर का, वहाँ 400 करोड़ का घपला है। आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की तामीर के लिए 100 करोड़ रुपए आजम खान साहब के ट्रस्ट को पहुँचाए हैं। ये हमें बहुत खबर मिली है, लिहाजा इस पर जाँच बहुत ज़रूरी है। रिपोर्ट में आजम और उनके करीबियों के खिलाफ केस दर्ज करने, वक्फ की जमीनों को खाली कराने और पूरे घोटाले की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की गई है। केंद्र सरकार रिपोर्ट को राज्य सरकार के पास भेजेगी, फिर राज्य सरकार इस पर कार्रवाई का फैसला करेगी। दिल्ली से देवेंद्र पराशर और लखनऊ से अभिषेक उपाध्याय के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, रामपुर। नोएडा के सेक्टर 63 के एक ब्लॉक की झुग्गियों में भयानक आग लग गई, जिसमें करीब 40 झुग्गियां जलकर स्वाहा हो गईं। आग रात करीब 8:45 बजे लगी, जिसने चंद मिनट के अंदर सभी झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग से कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन झुग्गियों का सारा सामान जलकर खाक हो गया।
नोएडा के सेक्टर 63 में भीषण आग के बाद कई झुग्गियां जलकर खाक हो गई। हम इस समय नोएडा के सेक्टर 63 के उसी एफ ब्लॉक में हैं जहां पर ये झुग्गियां बनी हुई थी। कम से कम जो 50 से 60 झुग्गियां हैं वो जलकर खाक हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि जो पूरा सामान था यहाँ पर लोगों का झुग्गियों के अंदर वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। सोमवार तकरीबन 9:15 बजे जो रात को ये जो कॉल जाती है पीसीआर को, फायर ब्रिगेड को, कि यहाँ पर झुग्गियों के अंदर आग लगी है। देखा देखी जो है आग काफी बुरे तरीके से जो है वो इन झुग्गियों में फैल जाती है। जो काफी झुग्गियां थी इस एफ सेक्टर के अंदर, सेक्टर 63 के एफ ब्लॉक के अंदर, और आप देख सकते हैं इन झुग्गियों में भयंकर आग लगी। तो आप देख सकते हैं जो लोगों की झुग्गियां जो है वो यहाँ पर जल गई हैं। जो साइकिलें थी, मोटरसाइकिल थी इन लोगों की, वो यहाँ पर जलकर खाक हो गई है। लेकिन जो सबसे शुक्र की बात यह है कि किसी भी तरीके के जान का यहाँ पर कोई नुकसान हुआ है, लेकिन जो सामान सारा है वो यहाँ लोगों को जल गया। आप पहनने की चप्पल भी नहीं बची है, 5 बच्चा है, कुछ नहीं है। हम लोग गरीब बहुत है। तो लोगों की आप दिक्कतें देख सकते हैं। ये सेक्टर 63 के जो है नोएडा के सेक्टर 63 के एफ ब्लॉक के अंदर रहते थे। आसपास की जो इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनमें काम करते तो यहाँ पर बीच में झुग्गियां बनी थी जिनमें 40 से 50 झुग्गियां जो है वो जलकर खाक हो गई। हालात ये है कि इन लोगों के पास इस समय पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। जो कपड़े इन्होंने पहन रखे हैं वही कपड़े हैं, और बाकी जो सामान है वो पूरे तरीके से जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुंची थी। हालांकि शुरू में लोगों ने खुद ही आग बुझाने की कोशिश करी, लेकिन बाद में जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर पहुंची तो उसके बाद लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कैमरामैन दिनेश दिवांकर के साथ अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, नोएडा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण गंगा आरती में शामिल हुई। गंगा आरती के वक्त दीपिका ने सफेद रंग का सलवार सूट पहना था। दीपिका ने परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष चिदानंद सरस्वती मुनि महाराज और साध्वी भगवती के साथ गंगा आरती की। दीपिका उत्तराखंड में छुट्टियां मनाने आई हैं। गंगा आरती के बाद दीपिका ने गंगा के साथ साथ आसपास के वातावरण को साफ रखने की भी लोगों से अपील की।